गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का स्वागत है। अ, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में मैं मिर्ज़ापुर की टीम की तरफ से अखिल श्रीवास्तव केमिस्ट्री फैकल्टी आप सभी का वेलकम करता हूं। और जल्दी जल्दी आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर लें। तो क्लासेस स्टार्ट की जाए। ठीक है, आज देखिए हम लोग नई चीज़ों को पढ़ेंगे। तो 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। इन 2 मिनट में आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, प्रखर जी, शुभी जी, वैष्णवी, सौम्या, शिवपूजन जी, अभिषेक, इब्राहिम, सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें। कुछ बच्चों का मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, भूल जाता है नाम, तो उसके लिए आप लोग वरी मत हुआ कीजिए। बस थोड़ा सा ये है कि जैसे ही मुझे नाम ध्यान आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, नाम लूँगा। तो देखिए इसमें कल गुड़िया जी भी हमारे साथ हैं। गुड़िया जी आपका भी वेलकम है। अभिषेक, शुभम, शुभम, यस, अभय कुमार सिंह, कल की क्लास में अभय भी आए थे, शुभम भी आए थे। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहें और देखेंगे धीरे धीरे हम लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपका टैग लाइन है कि पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी अपनी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए और जो भी हमसे हो सकता है वो सुविधाएं हमारी साइड से आप लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है पहला चैप्टर, और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है। अगर आप अरिहंत के बुक को देखेंगे तो बेसिकली क्या है कि वो दूसरे चैप्टर से डायरेक्टली लिंक्ड क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन को जब हम उस पार्ट्स में पहुंचेंगे, उस भाग में पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आप बस मेहनत से पढ़िए और धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और दूसरी चीज़, रिजल्ट के लिए पढ़िए। ठीक है, रिजल्ट के लिए पढ़िए, ध्यान रखिए। हो सकता है कोई चैप्टर आपके ने पहले नहीं पढ़ा हो, आपके स्कूल में, या आपने जो 2 साल से तो ऐसे ही ख़राब है सिचुएशन, आपने अच्छे से नहीं किया होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं सारे टॉपिक को, जो भी नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और उससे ज़्यादा, उससे बाहर एक भी चीज़ें नहीं आएंगी। तो एटलीस्ट आप उतनी चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले से बेटर हुआ हूँ, बहुत अच्छा नहीं हुआ हूँ। तो सभी आप हम मुझे गुड इवनिंग बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा प्रे भी कर लिया कीजिए मेरे लिए, है ना, है ना प्रखर, अभिषेक, अभय सिंह, शुभी, थोड़ा सा प्रे मेरे लिए किया कीजिए कि जल्दी जल्दी और अच्छा हो जाऊँ, तो फिर मैं आपको बोर्ड पे क्लास लिया करूँगा, तो और अच्छा आपको फील होगा। तो क्लास स्टार्ट किया जाए, या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं, तो मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस भी कर लूँगा। एक हिंदी मीडियम का कोई क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो उनका भी क्वेश्चन मुझे लेना है। एक आध लेक्चर में, या आज या नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे लेने की कोशिश करूँगा। तो 1 मिनट का समय आप लोग का हो जाने वाला है और फिर से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए कल आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला पूरा पोर्शन खत्म हो गया था। कुछ क्वेश्चन मोलैलिटी पे और इन सब चीज पे करा दूंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ पहले, और धीरे धीरे उस 2-4 क्वेश्चन है, क्योंकि मोलैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे सोल्यूशन चैप्टर, तो वहाँ पे भी उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो अपना टाइम बचाते हुए
कुछ पोर्शन को तब तक आप यहाँ पे थोड़े चीज़ों को जानते रहिए, फिर चीज़ों को उस चैप्टर में और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। टाइट्रेशन की भी बात आएगी, तो टाइट्रेशन भी अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उस वाले पार्ट को भी हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट इसमें। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर, परमाणु संरचना। हिंदी में से परमाणु संरचना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ज़्यादातर टर्म्स मैं आपको इंग्लिश में ही बोल पाऊँगा, हालांकि मैं उसके टर्म्स हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप सभी को मेरा नाम पता ही है, अखिल श्रीवास्तव, केमिस्ट्री की फैकल्टी। और सबसे पहले देखिए, मैं पढ़ाने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा लोगों से डिफरेंट है। मैं सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो मैं उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं जेई की क्लास लेता हूं तो जेई में जो पार्ट आएगा, मान लीजिए कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कभी पूछा ही नहीं जाता बट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, या कभी कभी उससे क्वेश्चन आता है, तो वो जानना जरूरी होता है। तो जैसे जेई के लिए एन फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट आता है जो जेई के बच्चों को ही पढ़ना चाहिए, तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बताया वो चीज़ें। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट, किस पोर्शन से कितना पार्ट आता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से आता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वैष्णवी बताइए, ये चीज़ें बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है, किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ये जरूर पता होना चाहिए। तभी आप जाके इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कैसे चैप्टर को हमें मैनेज करना है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बता दूं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। बता देता हूँ सारी चीज़ें। देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। शिवपूजन जी बता दूं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और इसके बारे में किसने खोजा, कैसे खोजा, ये चीज़। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करेंगे तो इसके कुछ कैरेक्टर्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे Q/m की वैल्यू पूछी जाती है, लेकिन अब तो देख रहा हूँ मैं काफ़ी दिन से Q/m की वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, तो कुछ कैरेक्टर्स भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें से डिस्कवरी और डिस्कवरी से कुछ भी नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता, बस आपको सिलेबस में है, आपको पता होना चाहिए। तो जितनी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ नहीं पूछा जाता है, तो उससे चीज़ें नहीं आएंगी, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे जानते रहिए और उतने में ही अपना काम चला लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं और जो चीज़ें आ रही हैं उससे नहीं पढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ है। अच्छा, इस चैप्टर से दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैप्टर से ज़्यादा आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो आते नहीं कभी, तो ज़्यादा से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो कहाँ से आते हैं 2 क्वेश्चन, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कवरी वाले पार्ट से क्वेश्चंस हमारे नहीं आते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद एटॉमिक पार्टिकल को रखने की बात हुई थी, जिसमें एक इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी है।
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी नहीं आएगी, नहीं पूछी जाती आप लोगों से, मत पढ़िएगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है लेकिन मत पढ़िएगा, इसको आता नहीं है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब बोर्ड में भी नहीं, अब तो बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता, ये 9-10 की चीज़ें हैं, बट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है तो थोड़ा मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में कभी कभी पूछा है बहुत पहले, तो आपको बस एक लाइन पता होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप पूरा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का मॉडल, इन सब की बात करें। तो आज के लेक्चर में मैं कोशिश यही करूंगा कि जो सिलेबस में है बट उससे कुछ आता नहीं है तो उसे जल्दी 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 खत्म करूं, ठीक है। शुभी और क्या नाम है आपका, शुभम जी, अभिषेक, अभय कुमार सिंह, गुड़िया जी, चीज़ें समझ आ रही हैं? ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद एक चीज़ आती है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस हो चुका है, तो उसको मैं बताऊंगा नहीं कि ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इनका एटॉमिक नंबर याद रखिए। तो ये आता है लेकिन इनडायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बट ऐसा नहीं कि आपको एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक टर्म आता है आइसोटोप, आइसोटोप, आइसो बार, आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉन, ये वाला पार्ट आता है और थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसे बोलते हैं, आइसोबार को बोलते हैं समभारी, समभारी, और आइसोटोप को बोलते हैं समभारी, समटोप मतलब होता है समस्थानिक, बोलते हैं इसे समस्थानिक, ठीक है, तो समस्थानिक, समभारी, ये ध्यान रखिएगा। आइसोन्यूट्रॉनिक को बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, बोलते हैं इसे, है ना। तो जितने हिंदी जिसका इसका मुझे ध्यान होगा मैं सब बता दूंगा आपको, बट कुछ और ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या आता है, और इसे जब आप नोट्स बनाएं तो सबसे पहले जब मैं ये वाला पार्ट कराता हूँ तो ये जरूर लिख लीजिए, और एग्जाम के दिन, जैसे मान लीजिए आपका अब एक हफ्ते बाद एग्जाम है, आप रिवाइज करने बैठ गए, तो जो 10 दिन में आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 10 दिन का जो लेक्चर है आप तुरंत 2 घंटे में नहीं रिवाइज कर सकते, ये फैक्ट है। तो आप सीधे सीधे इस पेज पे जाइए, इस पेज पे देखिए कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी नहीं आती। जो आती हैं उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, चैप्टर कंप्लीट। जो नहीं आता है उसे छोड़ दीजिए। जो चीजें आपको प्रॉब्लम देती, मान लीजिए वो चीजें अगर आती हैं, आपको पहले से ही आ रही हैं, तो चैप्टर को छोड़ करके स्किप करके आगे अगले वाले चैप्टर में एंटर करिए, ठीक है। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये वाला पार्ट भी आता है आपका। ये सब बेसिकली क्लास 9th में लोग पढ़ के रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको जानना चाहिए और चीज़ें। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो वेव्स का वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के बेसिस पे,
ये से टिक कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके बाद आप न्यू टॉपिक में एंटर करते हैं जिसको नाम होता है, अभी मैं आपको थोड़ा समय दूंगा कि जिसमें आप पूरा लिख उतार लें, है ना, 1 मिनट का समय दूंगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी पहले हम ये कर लेते हैं। इसके बाद आता है बोहर थ्योरी। बोहर्स थ्योरी मतलब बोर का सिद्धांत, हिंदी में देख बोलेंगे इसे बोर का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नीट। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन बोहर की थ्योरी में आपको जो ध्यान रखना है, इसमें आपको एक तो रेडियस, बोहर ने एक रेडियस का फॉर्मूला बताया था, तो रेडियस के फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। वो एनर्जी यानी ऊर्जा का कुछ फॉर्मूला बताया था उसने, यानी इसको आप बोलेंगे बोहर त्रिज्या, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। बोहर के जो 1 एटम इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर थ्योरी जो थी, बेसिकली बोहर ने जो काम किया था ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया था। ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है प्रखर शुभी। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बोहर थ्योरी एप्लीकेबल है। पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, वहां पे बोहर थ्योरी काम करेगी। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर पे काम नहीं करेगा, कॉपर पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्रोमियम की बात कर ले, क्रोमियम पे काम नहीं करेगा, लेकिन हाइड्रोजन पे काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है वहां। हीलियम पे काम करेगा, हीलियम प्लस पे काम करेगा, हीलियम प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हुआ। और लिथियम +2 पे काम करेगा क्योंकि वहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलेगा वहां पे बोहर थ्योरी काम करेगी। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि इट वर्क्स फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बोहर थ्योरी काम करती है। इसके रेडियस का, इसके एनर्जी का, और एक टाइम पीरियड का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम पीरियड इसे आवर्त काल बोलते हैं हिंदी में, आवर्त काल। और एनर्जी का पता ही है, ऊर्जा बोलते हैं इसे। तो इन चीज़ों पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और फॉर्मूले का बेसिक याद होना चाहिए, बस उससे काम चल जाएगा, है ना। आपको बैठ के डिराइव नहीं करना पड़ेगा, हालांकि मैं आपको कराते समय बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें आई थी। तो ये याद रखिएगा, बोहर थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बोहर थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद, बोहर थ्योरी के बाद अगर आप बात करें तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ठीक है। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, हिंदी में ये बोलते हैं इसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यानी प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीट में यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा, मैं आपको बता दूंगा इसको। फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद यहाँ पे एक टर्म आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इफेक्ट हिंदी में से बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आते ही हैं। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो रहता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी का ही एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो ये भी आपका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, इसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं हिंदी में भी, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको जानना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसने कई तरह की लाइंस के बारे में बात की, जैसे लाइमन, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से बस सुनते रहिए ये सारी चीजें। अच्छा, मेरा एक आप लोगों से कहना भी है, आप लोग अभय जी आप लोग शायद उस पर एग्री भी होंगे। देखिए, जो चीज एग्जाम में नहीं आती, जो भी चीज एग्जाम में नहीं आती, अगर वो आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो भी एग्जाम में चीजें आती हैं वो अगर कठिन भी हो, टफ भी हो, इजी भी हो, कुछ भी हो, वो आपको आना चाहिए। वो कितना भी टफ हो वो आपको आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत इजी है वो भी आपको आना चाहिए, बहुत टफ है वो भी आना चाहिए, मीडियम है वो भी आना चाहिए। जो भी एग्जाम में चीजें आती हैं वो आपको आना चाहिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दाएं बाएं नहीं, जो एकदम टू दी पॉइंट आपको बताता हूँ कि ये चीज एग्जाम में आती है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, आपने उसको 11th में नहीं पढ़ा है, 12th में नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि आपने सब पढ़ लिया हो। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है और चीजें नहीं आती हैं तो उसे सीखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, और आप डेफिनेटली सीखेंगे। अगर आप सीखेंगे तो देखिए आप बहुत ही अच्छा करेंगे। मैंने देखा है कि आप ही की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब आप क्वेश्चन करके मुझे आंसर भी दे रहे हैं। आज मैंने देखा था वैष्णवी का आंसर आया था, सुभी का आया था, शिव पूजन का आंसर आ गया था। ठीक है, और कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने आंसर करके भेजा था मुझे, निखिल ने आंसर करके भेजा था, गलत था फिर उसको उसने सही किया, तो ये करके भेजा था। आप खुद ही करके भेज रहे हैं, पहले आपको ये चैप्टर बहुत टफ लगता था, तो अब चीजें समझ आ रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो चीजें एग्जाम में पूछी जाए वो आपको आना चाहिए, और उतना मैं आपको 100% करा दूंगा। वो मैं आपको एकदम मतलब टच से मस नहीं होंगे कि आप क्वेश्चन आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लाइमन सीरीज पढ़ना है, एक बाल्मर सीरीज होती है, एक पाश्चन होती है, ये सीरीज का नाम है। फिर एक ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट। फिर एक होती है फंड, पी फंड, पी फंड। एक सीरीज होती है हम्फ्रे सीरीज। तो हम्फ्रे सीरीज आप में नहीं आती है, हम्फ्रे सीरीज आती है जो जेई के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। तो आपके लिए ये लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड, ये सीरीज आती है। एक बार आप लोग इसके स्टार्टिंग से लिख लीजिए कि क्या क्या आएगा, यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, हो जाए तो आप बोलिएगा डन, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ये अलावा भी लिख लीजिए आप लोग, बोहर थ्योरी। और ये सारा मैं कराऊंगा, सभी पे रिएक्शन क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आप लोगों को। हो गया। देखिए इसके बाद आपको आपको एक पढ़ना है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भी आपको पढ़ना है, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए। ठीक है, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपके 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, एन, एल, एम, एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, इससे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर एक आता है ड्यूअल नेचर, ड्यूअल
नेचर ऑफ पार्टिकल, मतलब वेव नेचर और किसी भी डुअल नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात कर लीजिए और पार्टिकल नेचर, इसकी बात की गई है, वो डुअल नेचर आपको पढ़ना है। ठीक, डुअल नेचर के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप बात करें तो कुछ और पार्ट आते हैं, जैसे साई की हम बात करते हैं, वेव फंक्शन की बात करते हैं, वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन, लेकिन वेव फंक्शन नीट में नहीं आता, नीट में बहुत डेप्थ में नहीं आता। वेव फंक्शन आता तो है लेकिन नीट में कोई डेप्थ में नहीं आता। तो वेव फंक्शन के बारे में 2-4 बातें बता दूंगा मैं, उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतना नीट के लिए सफिशिएंट है। बाकी जेई की बात करिए तो जेई एडवांस में वेव फंक्शन में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। साई की वैल्यू, साई स्क्वायर की वैल्यू, साई का एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कैसे ग्राफ होगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसको बट सिलेबस में है तो थोड़ा सा बता दूंगा आपका। वेव फंक्शन के बाद आपको डी ब्रॉगली वेव, ये जो डुअल नेचर है ना, डुअल पार्टिकल का डुअल नेचर, इसी में आता है डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, इस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। ठीक है, क्वांटम नंबर के बाद डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। लगभग आपके सिलेबस अब खत्म होने वाले हैं इस वाले पार्ट का, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग। आगे चलें। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के बाद देखिए एक रूल होता है n+l रूल। n+, ये है बड़ा छोटा सा चीज, मतलब ये जब पढ़ेंगे ना आप तो 5-5 मिनट में खत्म हो जाएगा। n+l रूल, इसको एनर्जी रूल भी बोलते हैं, और इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्या है, कैसे है, तो ये एनर्जी रूल पे भी क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। ठीक, इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, SPDF ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं, उसी को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ SPDF, ये आपको आना चाहिए, और मैक्सिमम लोगों को ये आता भी है। जैसे ही ये SPDF वाला आता है, बच्चों के चेहरे पे खुशी आ जाती है कि ये बड़ा इजी है, ये आता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कभी इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, और दूसरा आता है कि जो रूल वो देगा कि ये रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है या गलत है, इस रूल के हिसाब से सही है या गलत, तो वो रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक रूल है हंट्स प्रिंसिपल, मतलब हंट्स का नियम। दूसरा है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बोलते हैं पाउली का अपवर्जन का नियम, पाउली के अपवर्जन का नियम। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है? देखिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के बाद भी मैं आपकी क्लासेस कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू लूँ, है ना। तो बस थोड़ा सा आप ये जरूर करिए कि जब भी क्लास हो आप थोड़ा सा फोकस होके बैठिए,
है ना। धीरे धीरे चीज़ें आपको आ जाएंगी। एक आज का लेक्चर जैसे आधा लेक्चर तो इसी में निकल गया, लेकिन अब अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब स्टार्ट होंगी तब अगर आपने छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें। कुछ लोग सोचते हैं तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो नहीं होता जो अभी फर्स्ट लेक्चर में लेता हूँ उतना, लेकिन ये एग्ज़ाम के समय सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको इसी में मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में पूछा कहाँ से जाता है क्वेश्चन। अगर आपको यही नहीं पता है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तब तो फिर आप पढ़ते रहिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये आपको बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो पाउली एक्सक्लूशन, हर्ट्ज प्रिंसिपल, ये अगर आप बोर्ड की तैयारी करें से मान लीजिए 11th में होते आप, तो इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है, या तो पाउली के अपवर्जन का नियम या हर्ट्ज के प्रिंसिपल की बात जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो हर्ट्ज प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और इसमें एक और है, क्या तो बोलते हैं उसे, एनर्जी रूल हो गया, हर्ट्ज प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। किसी को ध्यान आ रहा हो तो बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हर्ट्ज प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। हाँ, सिर्फ यही है। एक एनर्जी रूल मैंने पहले बता दिया, N+L रूल अप्लाई करते हैं तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नीट में जरूर पूछा जाता है, जैसे क्रोमियम का और कॉपर का। क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन वाला ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसमें एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि जो आपने फिल किया है, मतलब हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। जो हाफ फिल्ड का मतलब होता है जो आधा भरा हुआ हो ना, जो आधा भरा हुआ हो, और फुल फिल्ड का मतलब होता है जो फुल्ली भरे हुए हो। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसके स्टेबिलिटी का एक रीज़न पूछा जाता है। यहाँ पे एक रूल होता है, एक्सचेंज रूल। ठीक है, तो ये है पूरा चैप्टर का ओवरव्यू कि क्या क्या चीज़ें हैं चैप्टर में, क्या क्या पढ़नी है और क्या क्या छोड़नी है, कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ कहाँ कम पढ़ना है, किस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से शायद आपने नहीं लिखा है तो ये भी एक बार 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को, लिख लीजिए इसे। ये क्वांटम नंबर NLMS। ये एल ही होता है ना, प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। आपने लिख लिया तो आप बताइए, तो फिर मैं आगे चलूँ। शुभी, सौम्या, वैष्णवी, शिवपूजन, अभय, निखिल, आगे चलें।
चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करता हूँ। अब चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आपको मैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक। प्रखर देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके स्टार्टिंग वाले जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको टू द पॉइंट चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो थ्योरी है, एक्चुअली में एटम के बारे में अगर मैं बात करूं, यानी परमाणु के बारे में मैं बात करूं, तो मैं ये बोलता जा रहा हूं, आप लोग सुनते जाइए कि एटम क्या होता है। ये मैंने आपको एक बार बताया भी था। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच डजंट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सीधे रूप से भाग नहीं लेता है और किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है, ठीक है। मैं टू द पॉइंट लिख देता हूँ। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस and doesn't participate in any reaction, does not participate in any reaction। कहीं नहीं पूछा जाएगा आपको, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दो चीजें बता दी। मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम कंबाइंड विथ ईच अदर दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज आल्सो द स्मॉलेस्ट पार्ट। मॉलिक्यूल भी सबसे छोटा पार्ट होता है, लेकिन मॉलिक्यूल की सबसे खास बात यह है कि किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली यानी फ्रीली पार्टिसिपेट करता है, उसे ही आप मॉलिक्यूल बोलेंगे। फ्रीली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो एटम, ठीक है। अब एटम के बारे में सबसे पहले एक थ्योरी दी गई थी जिसको आप बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 के आसपास दी गई थी, 1808 या 9 के आसपास दी गई थी ये थ्योरी। और इसे अभी तक वेल प्रूफ थ्योरी मानते हैं कि इससे पहले एटम के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला गया था लिखित तौर से, यानी कि जो स्क्रिप्ट में आपको लिखा हुआ है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो 2-3 मेन पार्ट है वो मैं बता देता हूँ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पार्ट है ये बोलता है एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, ठीक है। दूसरा ये पार्ट बोलता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अभी लिखिएगा नहीं, आप लोग पहले सुन लीजिए, नॉट अलाइक, ठीक। थर्ड पार्ट ये बोलता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो आपको पता होना चाहिए, पूछा नहीं जाएगा, ये भी क्लियर रखिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी चीजें आपको मैं बताता हूँ। आप सभी इंडियंस हैं तो थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टू बी वेरी फ्रैंक कि इंडियंस जो थे वो साइंस के मामले में बहुत आगे थे। मतलब वो इतने आगे थे कि जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट अभी के इंडिया में इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे हम लोग साइंस की बेसिस पे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पहले जो है, डाल्टन ने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इसके पहले काफ़ी पहले एक इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था, अगर आपको नाम पता है तो बताइए, जिन्होंने एटम के बारे में बताया था कि एटम सबसे छोटा पार्ट है, जिन्होंने बताया था उनका नाम अगर आपको पता है तो बताइए। एक ऋषि थे, ऋषि कनाड बोलते हैं इसे, है ना, कनाड, ऋषि कनाड।
तो ऋषि कनट एक्चुअली इंडियन फिलासफर हुआ करते थे और इन्होंने बिफोर वीसी मतलब कि क्राइस्ट के पहले, ईसा मसीह के पहले ही ये बता दिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग। लेकिन और यही रीज़न है कि क्लास 9th में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया हो, पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि आपका यहाँ से जो फिल होता है ना, ये जो फिल होता है, जो पहला सेल होता है वो के से स्टार्ट होता है, फिर एल से स्टार्ट होता है, फिर एम से जाता है। तो के से स्टार्ट होने का सिर्फ यही पर्पस था कि ऋषि कनट को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने ये किया था। लेकिन चूंकि वो इंडियन फिलासफर थे और इंडियन फिलासफर माना जाता था, इंडियन फिलासफर, लेकिन ऋषि कनट एक मुनि थे, एक ऋषि थे। तो ये लोग क्या करते थे, पहले इंडियंस अपनी चीज़ों को लिखते नहीं थे। जैसे मैंने आपको अपनी बातें बता दी, आपने कॉपी पर लिख लिया। कई लोग क्या कर रहे होंगे, नोट्स भी नहीं बना रहे होंगे, बस सुन लिया। तो जो हमारी जो नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का मेथड था, वो हम क्या करते थे, बोल बोल के बता देते थे। हमने बोला, उसके शिष्य ने सुन लिया, उसके शिष्य ने बोला, उसके शिष्य ने सुन लिया। तो ऐसी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र करते थे। तो ऐसे केस में क्या होता था कि कई चीज़ें मिस होने के भी चांस होते थे, बट जो ऋषि हुआ करते थे, जिसको वो अपनी जगह बैठाते थे, वो एटलीस्ट उनके बराबर होना चाहिए था। यानी कि एटलीस्ट डेटा को ट्रांसफ़र करने का या नॉलेज को ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो, ये इसका ख्याल रखते थे। लेकिन चूंकि वो ट्रांसफ़र करते थे, कहीं लिखते नहीं थे, इसलिए कहीं लिखी हुई चीज़ें नहीं है कि ऋषि कनट ने ऐसा लिखा बताया। लेकिन हमारे पुराने अगर शास्त्रों को अगर पढ़ें या जानते रहें, तो वहाँ पे ऋषि कनट के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया कि उन्होंने स्मॉलेस्ट पार्ट बताया था और इस स्मॉलेस्ट पार्ट का नाम उन्होंने अणु दिया था। अणु, एटम को हिंदी में अणु भी बोलते ना, सॉरी परमाणु, इसको उन्होंने क्या दिया था, परमाणु। तो ये ऋषि कनट के बारे में था। लेकिन आपने सुना होगा ना कि एक कहानी सुनी होगी शायद, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, है ना, ये सुना ना, सब कुछ सीखा हमने, हमको बहुत कुछ आता था, हम साइंस में इतने नॉलेजफुल थे कि जिसका अनपैरेलल थे, मतलब हमारी नॉलेज के आगे दुनिया की नॉलेज बहुत ही कम थी, ठीक है। लेकिन हमें चालाकी नहीं आती थी, हमें चीज़ों को मैनिपुलेट करने नहीं आता था। बाहर के लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए वो बाद में सक्सेस हो गए और थोड़ा इंडिया की जो नॉलेज है, आप इंडिया के बारे में पढ़िएगा तो आपको और चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ थोड़ा ऋषि कनट के बारे में आ गया था, तो मैंने ऋषि कनट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई कि, तो याद रखिएगा सबसे पहले इंडियन फिलासफर ने बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं क्या इंडिया के बारे में, एक चीज़ और बता दूं, हिंदी में आप लोगों ने भूगोल पढ़ा है क्या, हिंदी में पढ़ा है क्या, क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा ना, भूगोल, ज्योग्राफी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, भूगोल। भू का मतलब क्या होता है, धरा यानी धरती, गोल मतलब क्या है, गोल है। तो भूगोल हम पढ़ते थे, मतलब हम क्या पढ़ते थे कि जो हमारी जो अर्थ है वो क्या है, गोल है, और ये हमारे घर का बच्चा बच्चा जानता था। बाद में रिसर्च हुआ, ये बोला गया कि पृथ्वी गोल है, ऐसा है, चपटी है, ये है। लेकिन इंडियंस बहुत पहले जानते थे। हम लोग स्टार्टिंग से ही भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है, हम स्टार्टिंग से ज्योग्राफी नहीं पढ़ते थे, हम भूगोल पढ़ते थे। मतलब भू गोल है, हम ऐसा नहीं पढ़ते थे भू चपटी, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंडियंस के बारे में, इंडियंस बहुत ही स्ट्रांग थे साइंस के मामले में। उनके स्क्रिप्ट को ख़त्म कर दिया गया, उनके नॉलेज को डिस्टर्ब कर दिया गया, अदरवाइज दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी सी मैंने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बता दी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अच्छा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कुछ पार्ट समझ लीजिए, ये क्या कहना चाहता है। देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बोलता है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सेम एलिमेंट का एटम सेम होगा, वो भले ही अपना सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन एक ही एटम का एलिमेंट एक जैसा होगा, और डिफरेंट एटम के एलिमेंट डिफरेंट होंगे। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिल्वर यानी चांदी की प्लेट है, ठीक, और दूसरे साइड में मेरे पास सोने की प्लेट है। तो चांदी की प्लेट का जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको मैं बोलूंगा एटम ऑफ दिस सिल्वर। तो इस एटम को अगर मैं जोड़ता जाऊं तो मुझे क्या मिलेगी? चांदी की प्लेट। इन द सेम वे सोने का जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे एटम ऑफ गोल्ड, मतलब वो गोल्ड का एटम होगा। और अगर मैं इस एटम को जोड़ता जाऊं तो सोने की एक प्लेट बन जाएगी। एग्री करते हैं इस बात को सुभी, सौम्या, गुड़िया, इस बात को एग्री करते हैं आप लोग? तो यही उसने बोला कि एटम सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट का एटम अलग अलग होगा। दूसरी बात बोलता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अलाइक, मतलब एजी का और एयू का जो एटम होगा वो अलग अलग होगा। छोटा पार्ट है लेकिन इसका एटम अलग, इसका एटम अलग। अच्छा, अगर आप एक काम करें कि एक एटम एजी का लीजिए, एक एटम एयू का लीजिए, एक एटम एजी का लीजिए, एक एटम एयू का लीजिए, ऐसे लेते 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 अब आपके पास जो संरचना बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या उसमें एजी और एयू दोनों ही होंगे क्या? एजी और एयू दोनों होंगे क्या? बताइए, होंगे ना? यही एक सिंपल सी बात है, डाल्टन बोलता है। जैसे मैं बोलूं कि शिव पूजन का सबसे छोटा जो पार्ट होगा दैट इज नोन एज एटम ऑफ शिव पूजन। इन द सेम वे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रखर इज नोन एज द एटम ऑफ प्रखर। दोनों का अलग अलग पार्ट है। एटम ऑफ सेम डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अलाइक, और सेम एलिमेंट मतलब प्रखर का एटम को अगर ऐड कर दिया जाए और शिवपूजन के एटम को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होगा? दोनों जुड़ के अपने अपने इंडिविजुअल्स को फॉर्म कर लेंगे। बट अगर मैं अलग अलग एक एटम शिवपूजन का ले लूँ, एक एटम प्रखर का ले लूँ, फिर दूसरा शिवपूजन का, फिर तीसरा प्रखर का, ऐसे करके ले लूँ तो मेरे पास एक अलग सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये छोटी सी बात डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलती है। चलिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने जो बोला था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, लेकिन 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, मतलब 1808 में इन्होंने थ्योरी दी थी, और उसके बाद 19वीं सदी में डाल्टन की ये थ्योरी गलत हो गई। गलत कैसे हो गई? अब साइंटिस्टों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, और रिसर्च करते 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 इन्होंने बोला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, और इन जो छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इन्हीं को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बोला जाता है दीज आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मतलब अगर कहीं कोई भी एटम एग्जिस्ट करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा ही होगा। ये अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा ही होगा, कंफर्म है। इसके साथ साथ आपका एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेशान, पाई मेशान, म्यू मेशान, न्यूट्रॉन भी आपका 22 पार्टिकल से मिलकर बने हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अब और डेप्थ की बात है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3 चीज़ें होंगी सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जब डिस्कवर किया गया तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, तभी जाके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी गलत हुई होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, डिस्चार्ज थ्योरी थी, ये आपका कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसे, और हिंदी में भी इसे कैनाल रे कैथोड नलिका एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ नाम है इसका।
तो उससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो देखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो एक कैनाल रे यानी कैथोड रे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये कई लोगों को पता भी होगा, तो जिसको पता है तो मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा आप लोग वो टाइम मत लीजिएगा इसको करने में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। टू द पॉइंट हम आते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो टर्मिनल था ना कैथोड, इसका ये कैथोड था, और ये वाली प्लेट थी जो वो एनोड थी, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक पिस्टन लाइक अरेंजमेंट थी, तो ये प्रेशर की बात करता था। तो ये बोला गया कि जब आपने बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया, यानी कि लगभग 20,000 वोल्ट अप्लाई किया और प्रेशर बहुत कम कर दिया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर कम कर दिया, तो उस समय ये देखा गया कि यहाँ से एक ग्लो मतलब क्या होती है, चमक उत्पन्न हुई, ठीक है, जो इधर टकराई। ये जो ग्लो थी ये हल्की ब्लूइश कलर की थी, ब्लू कलर की। तो ये बोला गया कि अगर ये जो ब्लूइश कलर की जो ग्लो है ये इधर क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें चली होंगी जो चलने के बाद इधर इससे टकराई होंगी, इधर से चली होंगी और इधर से टकरा गई होंगी, ठीक। तो ये जो चल के यहाँ से टकरा रही है, तो चूंकि ये यहाँ से स्टार्ट किया होगा, इसलिए यहाँ से जो निकलने वाली रे थी इसका नाम रखा गया कैथोड रे, इसलिए इसका नाम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसे, है ना। इसको क्या इस रे का क्या नाम हुआ, कैथोड रे, कैथोड रे। अब बाद में ये फाइंड आउट हुआ कि दिस कैथोड रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज मेड अप ऑफ, अगर आप थ्योरी में इतना भी लिखते हैं तो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा तो पूछा नहीं जाएगा। कि फिर से मैं बता देता हूँ, एक आपकी पतली सी एक कैथोड रे, इतना मोटा मैंने बनाया, इतना मोटा होता नहीं है। ये जो मेरे हाथ में मार्कर देख रहे हैं ना आप, मार्कर, इसका भी हाफ पार्ट होता है, इसका भी ये देख रहे हैं ना, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये इसका भी छोटा पार्ट, इतनी पतली सी नली होती है, और इसी में आपने ये अरेंजमेंट कर लेते हैं। लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे क्या हुआ था कि यहाँ से एक ग्लो उत्पन्न हुई थी ब्लू कलर की, जिसको आपने बाद में नाम दिया कैथोड रे। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और बाद में पता चला कि ये जो कैथोड रे था ये इलेक्ट्रॉन से ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने थे, दैट पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अब आते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो थॉमसन ने की थी, ठीक। तो एक मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, इसको ऐसे लिखिए, ईट पर नाचो, ये लिखो जरा सभी लोग। शिवपूजन जी, प्रखर, गुड़िया, सौम्या, शुभी, वैष्णवी, अभय, अभिषेक, सब लोग लिख लीजिए इसको। ईट पर नाचो, ये ट्रिक है आपका, ईट पर नाचो। ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन, ई फॉर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। टी फॉर हो गया थॉमसन, टी फॉर हो गया थॉमसन, ये जे थॉमसन हो गया ना। पी फॉर हो गया प्रोटॉन, आर फॉर हो गया रदरफोर्ड, एन फॉर हो गया न्यूट्रॉन, और सी फॉर हो गया चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो खोजकर्ता का नाम था, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं एग्ज़ाम देते हैं नीट के अलावा भी कोई एग्ज़ाम मेडिकल का या आपने बीएससी का एग्ज़ाम दिया, बीएचयू बीएससी का,
तो वहाँ पे पूछा जा सकता है ईंट पर नाचो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो अब हम जरा हम प्रोटॉन की खोज में आ जाएं, क्या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में आ जाएं, बताइए। अभिषेक समझ आ रहा है आप लोग को कि नहीं? निखिल, पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाता हूँ कि आप लोग क्लास में बैठे हैं, थोड़ा सा आप लोगों से भी पूछ लिया जाए, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अब देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कराने के बाद मैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, फिर रदरफोर्ड मॉडल था। अगर आप कल मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, फिर हम नई चीज़ों में चलेंगे जो एग्जैक्टली आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की हम बात कर लेते हैं थोड़ा। इसमें भी इसने कैनाल रे ही लिया, मतलब ये सेम था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेम अरेंजमेंट था यहाँ पे, है ना, सेम अरेंजमेंट था। बस यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो कैथोड था उस कैथोड को परफोरेटेड कैथोड ले लिया। ये कैथोड क्या था, परफोरेटेड। परफोरेटेड का हिंदी का मतलब होता है छिद्र युक्त, छिद्र युक्त। जैसे हम देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे ये जो मोबाइल है, ये जो मेरा मोबाइल है, ये मेरा कैथोड है, ठीक। लेकिन इस मोबाइल को मैंने क्या किया, परफोरेटेड कर दिया, इधर 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 करके छोटा छोटा होल्स बना दिए। अब होल्स बना दिया तो फिर वही कहानी कि अगर मैं लो प्रेशर अप्लाई करूंगा और हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगा 20,000 के आसपास, तो फिर से यही चीज होगी ना, यहाँ से ये चीज दिखेंगी। अब चूंकि ये परफोरेटेड था तो ये बैक साइड से दिखा, मतलब ये पीछे आई, सीधे था तो इधर चली गई होगी, अगर इधर होल कर दोगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगी ना मेरे साइड में। तो ये जो था इस तरह से, चूंकि ये वाली जो परफोरेटेड इन्होंने कैथोड यूज किया, तो ये बोला गया यहाँ पे जो भी सिस्टम आया, यहाँ पे जो भी ग्लो आई या जो भी चीज इन्हें दिखा, तो जो इन्होंने बोला कि ये चीज इधर से आ रही होगी, और इस तरह से आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि ऐसा हुआ था, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया कि ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज ऐसी हुई थी, किस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सेम थी। कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो अभी मैं बता देता हूँ। थोड़ा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में भी देख लेते हैं ना। अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। एक कहानी बता देता हूँ आपको, ठीक। उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, फिर अगली क्लास से हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे चलेंगे, ठीक। प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक। इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पहले ही रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कही है, इसलिए कहीं भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन की बात नहीं कही जाती। और अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए ऐसे मल्टीपल, जहां पे रदरफोर्ड के क्वेश्चन हो, वहां अगर न्यूट्रॉन की बात कर ली जाए तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन गलत ही होगा, क्योंकि रदरफोर्ड के समय में न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो इन्हीं प्रोटॉन और इन्हीं न्यूट्रॉन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर कैसे अरेंज किया जाए, अब इसकी बात होनी स्टार्ट हो गई। इस पे आपका रदरफोर्ड थ्योरी आएगी, वो गलत हो जाएगी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट होगा, वो गलत हो जाएगा। फिर आप बोहर थ्योरी आ जाएंगे, जो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। आपको थोड़ा सा लगा होगा कि अभी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर पहली क्लास से आप देख रहे हैं चीज़ों को, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा, या अगर पढ़ा है तो आपको थोड़ा और डेप्थ में चीज़ों को बताई जाए, ठीक। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं गुड़िया जी।
तो सभी लोग एक बार जिसको जिसको डाउट हो वो मुझे मैसेज भी कर दिया कीजिए, और किसको किसको आ रहा है ज़रा यहाँ पे मैसेज भी कर दीजिए। तो 1-2 मिनट का समय लेता हूँ मैं आप लोगों का, जिसे इसे भी समझ आ रहा है अभी तक पूरा लेक्चर, मूल कॉन्सेप्ट। जो लेक्चर छोड़ दिया है वो नहीं, वो मत मैसेज कीजिएगा। जो लेक्चर सुन ही नहीं रहा है वो मैसेज मत कीजिएगा। जो पढ़ाई ही नहीं कर रहा अपने साइड से वो भी मैसेज मत कीजिएगा। आपकी खुद की भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, सभी को समझ आ रहा है ना? अच्छा, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो मैंने फिगर बनाया, क्या आपको यहाँ पे कैथोड रे सीधी चलती हुई दिख रही है क्या? कैथोड रे सीधी चलती हुई दिख रही है? तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। ये देखिए, सिंपल चीज़ें मैंने बिना समझाए आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव करता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई हल्की चीज़ रख देंगे ना, यहाँ पे हल्की चीज़ रख देंगे तो उसको वो रोटेट कर देता है, इसको रोटेट भी कर देता है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा द्रव्यमान भी है, ये बताता है कि उसमें द्रव्यमान है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ी सी चीज़ें जानते रहिएगा। एक चीज़ और मुझे बतानी है, E/m का रेशियो, रेशियो ऑफ E/m, ठीक। ये भी अब तो नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो कल हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे और रेशियो की बात करेंगे। फिर हम बोहर थ्योरी में जब एंटर करेंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ के साथ इसमें आपको करा दूंगा, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आया होगा और चीज़ें सही भी लगी होंगी। तो जाते जाते आप लोग थोड़ा सा एक काम किया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए कभी कभी, है ना। आप लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन लगेगा ना, मिलेगा कि आपको समझ आ रहा है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो अच्छा हो रहा है ना। तो थोड़ा सा आप अपने साइड से भी मोटिवेटेड रहिए और मोटिवेटेड के साथ साथ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, है। तो फिर हम लोग कल के लेक्चर में मिलते हैं और इसके आगे लेके चलेंगे। कल का लेक्चर इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी नीट के बेसिस पे, ठीक। और कल कोशिश करूँगा मैं 1-2 क्वेश्चन आपको, जो इसके पहले वाला टॉपिक था वो उसका करा दूँ। और जैसे जैसे आपको चीज़ें आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और ईजी हो जाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।